हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत पहले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ पे डिपेंड है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है हम लोग ये जानेंगे और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, देखिए मैं इसे बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग यह जाने थे कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, और उसमें यह भी बताया गया था यदि दोनों समान आवेश है। समान आवेश कब हो सकता है? दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, या दोनों विपरीत आवेश है। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण एक प्रकार का बल है, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बल लगता है, तो यहाँ पे आवेश के नेचर से यह पता चलता है। आवेश का नेचर कितने होंगे? दो, सेम नेचर, ठीक है, यानी दोनों सेम चार्ज में हो या दोनों अपोजिट हो। तो इस तरह से दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जैसा भी बता दिया गया कि यदि समान आवेश हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल लगता है, जो यहाँ दिखाया गया है। तो यह बल लगता है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है कि बल कितना लगता है। तो हमारा सवाल यही है कि इनके बीच जो है बल कितना लगता है। तो इस बल को ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया, जिसको कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो उस नियम के अनुसार वह नियम है क्या, जिसके आधार पे बल ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। इस कूलॉम बल को नियम के आधार पर ज्ञात करना है। तो नियम जान लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। नियम स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो चार्ज आता है, ठीक है। दो चार्ज Q1 और Q2, दो आवेश ले लिया जाए। दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। इनके बीच की कुछ दूरी होगी, ये डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो दोनों आवेश जो है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल कौन सा बल होगा? आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यानी यहाँ देखिए दोनों आवेशों का गुणा है, तो दोनों के आवेशों का गुणा कर दिया गया तो क्या प्राप्त होता है? गुणनफल। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? इन दोनों के बीच लगने वाला बल। अर्थात इन दोनों के बीच लगने वाले बल किन बातों पर डिपेंड करता है? चार्ज पे, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। यह दो कंडीशन है, इसी को मिलाया जाता है तो Q1 Q2/r² प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह जो है निष्कर्ष निकलता है। यानी इस तरह से यह कूलॉम का नियम है कि पहला जो है दोनों आवेश जिनके बीच बल ज्ञात करना है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दो आवेशों के बीच दूरी अधिक होगी तो उसमें बल कम लगेगा, और यदि दूरी जो है कम होती जाए, ठीक है, यानी एक आवेश है दूसरा आवेश इसके पास लेते आए तो इसमें जो बल जो है क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से यह स्पष्ट है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात दूरी बढ़ेगा तो इसके व्युत्क्रम में ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि Q1 Q2 जो है, आवेश का मान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, ये घटेगा तो घटेगा। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्युत्क्रम के जो है प्रोपोर्शनल है। इसका जो स्टेटमेंट जो है यही जो दिया गया है, ठीक है, इसी के आधार पे जो है आप लिख सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट है इसका कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होगा, ये है कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, यहाँ लिख दिया गया है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो है इसमें यह मान लिया जाए कि माना, इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट लिखा जाए, माना दो आवेश Q1 एवं Q2 हैं जो r दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश Q1 एवं Q2 हैं जो r दूरी पर स्थित हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये जो है आवेश Q1, ये Q2 कर लीजिए, और यह जो है Q1, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F है, और इसका स्थिति सदिश जो है Q2 r दूरी पर स्थित है, तो इसको r वेक्टर लिखा जा रहा है, ठीक है, कि इसकी स्थिति Q1, इसको जो है ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम लोग, x y स्थिति में मूल बिंदु से इसका ऐसे सदिश जो है यह Q2 हो जाएगा, यह Q1, ये r वेक्टर हो जाएगा, इसका ऐसे सदिश जो है मूल बिंदु से हम ले सकते हैं, ठीक है, जो r1, और इसको r2 मान ले सकते हैं और इसको r1।
इस तरह से भी ले सकते हैं। यह वेक्टर फॉर्म होता है फोर्स का, बट हम लोग सीधे सीधे इसको पढ़ रहे हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Q2 चार्ज है या Q1 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है R है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच जो है फोर्स जो है या तो इधर लगेगा, ठीक है, दोनों का नेचर अगर सेम है तो यह लगेगा। अब देखिए, तो दोनों आवेश Q1 और Q2 उनके बीच की दूरी R ले लिया गया है, दोनों आवेश R दूरी पर स्थित हैं। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो दोनों आवेशों का गुणनफल, तो इनके बीच लगने वाला बल F है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अभी इसको बताया गया था आप लोगों को, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² कंडीशन 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², या F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल, ये क्या है, वेयर A इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वेयर A इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी A समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल हटाया गया तो ये लिखा गया, यानी समानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा A का मान जो है, प्रयोगों द्वारा A का मान क्या ज्ञात किया गया, प्रयोगों द्वारा A बराबर 1/4πε0 सिद्ध किया गया, ज्ञात किया गया। तब क्या होगा, तब F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा r²। वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, ये आप याद रख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ F, यानी यह बल जो है क्या है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है, न्यूटन या ये ऐसा ही मात्रक है, आपको आगे फिर बता दिया जाएगा, या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह जो है MKS मात्रक है, MKS मात्रक। तो ये बल का मात्रक हो जाएगा, इसे याद रखना होगा। अब देखिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ F, तो यह क्या हो जाएगा, तो F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, r² क्या है, वेयर r इज यूनिट वेक्टर, वेयर r इज यूनिट वेक्टर। यह एकांक सदिश है जिसका मापांक क्या होता है, जिसका मापांक 1 होता है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसका मापांक जो है, यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन आपको पता है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मापांक 1 होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में याद करके। अब देखिए, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसमें अभी आपको बता भी दिया जाएगा, यहाँ पे जो है 1/4πε0 जो आया था, इसका मान जो है, यह मान का प्रूफ किया गया था कि
इसमें फोर्स जो है न्यूटन में, Q1 Q2 यानी जो चार्ज है वो कूलाम में, और R जो है मीटर में मापा जाए, तब A का जो मान आया था 1/4πε0 ज्ञात हुआ था। ठीक है, अब जो है देखिए यह वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म, ये आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी बुक में ये वेक्टर फॉर्म दिया है। तो यह वेक्टर बराबर इतना हो जाएगा, या उसको लिख सकते हैं हम, या एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। तो किसके लिए हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं विद R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू R कैप इंटू माडा R वेक्टर, ये होगा। इससे जो R कैप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन माडा फा दैट इज R। तो इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैप की जगह लिखा जाएगा, तो R वेक्टर अपॉन R, तो R स्क्वायर ऑलरेडी था तो R³ हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बता भी दिया गया था 11th क्लास में। अब ये आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, आगे इसको इक्वेशन 1 कर लिया जाए, इक्वेशन 1। अब देखिए इस इक्वेशन 1 का उपयोग जो है हम लोग करेंगे अन्य चीज़ों को ज्ञात करने के लिए। इसको हटा दिया जाए। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1/4πε0 का मान जो है कैसे ज्ञात करेंगे। इसका मान जो है वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इतना होता है। ठीक है, इतना इसमें रख दिया जाएगा। तो अब देखिए आपको बता दिया गया इसका मात्रक, ये बल का मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन है, यह कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर है, तो यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो कि R³ है। तो यहाँ भी देखिएगा R वेक्टर है, तो आपको जो शुरू में लिखा गया था उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए यह इसके आधार पे यह मान रख सकते हैं यहाँ पर, और जब आपको अभी जब जब आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो उसमें इसका उपयोग जो है याद रखना होगा। यह मान जो है आपका प्रश्न में नहीं दिया होता है, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी होगा कि इसका मान क्या होगा। अब जो इसके आधार पे, ठीक है, एक पॉइंट आता है, धीरे धीरे हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो इसके बेसिस पे कूलाम के नियम में जो निष्कर्ष निकल रहा है, आपको क्या क्या याद रखना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये भी बता दे रहे हैं कि यह जो कूलाम का नियम है यह डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है, बट इस पे न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर 90% चांस जो है, 95% चांस जो है न्यूमेरिकल इस पे आता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना होगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेगा। तो कुछ पॉइंट्स जो है आप नोटिस करेंगे, उसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे ε0 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बता दे रहे कैसे निकला जाएगा, उसमें आप सीधे सीधे याद रखिएगा। तो देखिए इसके बराबर यह है, तो ε0 बराबर क्या हो जाएगा, ε0 जो होगा तो इसको ऐसे लिख दें 4πε0, यानी इधर चला जाए तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/9.0 × 10⁹। ठीक है, और इसी के नीचे जो है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी है। ठीक, मात्रक ये पूरा आ जाएगा इधर। ε0 का मान तो 1/4π इधर आगा गुणा इसके साथ भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ गुणा होगा, इस पूरे के साथ भाग होगा,
तो 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान रखेंगे पाई का, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹। ये मात्रक ऊपर चला जाए तो यह हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो है हो जाएगा इसको हल करेंगे जब, तो 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻, इसका मान जो है 8.85 होगा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यह हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का ये आ गया। अब यहाँ पे जो है आपको बता दिया कैसे यह ज्ञात किया गया, आपको बस यह मान याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अब जान गए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए यह जो आया है तो यहाँ पे इससे पहले लिख सकते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट इज, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, यानी बाध्यशीलता। तो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी यानी बाध्यशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम आर एयर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज, यानी यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है परावैद्युतशीलता है, किसका, वायु अथवा निर्वात का विद्युतशीलता है, ठीक है। अब देखिए तो आपको याद क्या रखना होगा, इसमें वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यानी वैल्यू का मतलब मान और मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक। तो अब निकाला गया था कितना, 8.85 इंटू 10⁻12। क्या मात्रक क्या था इसका, मात्रक था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसका मात्रक है। अब ध्यान दीजिएगा यह एसआई यूनिट है, इसका फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे उसके आधार पे आप डायमेंशन लिख सकते हैं इसका, या डायमेंशन लिख लिया जाए उसके आधार पर फंडामेंटल यूनिट लिख सकते हैं। इसलिए कि छोटे छोटे प्रश्न जो है, छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इसका मात्रक दे देता है, तो बहुत लोगों को कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आता है तो उसमें जो है पूछ देगा कि निम्नलिखित में से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो मान लीजिए यह याद है, और इसका जो फंडामेंटल यूनिट जो है, जो मूल मात्रकों पर आधारित यूनिट है, जो डायमेंशन के बेसिस पे लिखा जाता है, डायमेंशन फार्मूला के आधार पे, तो वह जो है इसमें अगर नहीं है, यह नहीं है तो वह दिया रहता है। तो एक यूनिट आपको याद रखने से काम नहीं चलना है, जितने भी यूनिट्स आते हैं सभी यूनिट्स याद रखना होगा। सीजीएस सिस्टम में भी इसका यूनिट याद रखना चाहिए, एमकेएस में भी फंडामेंटल यूनिट याद रखना चाहिए, ठीक है। यह भी यूनिट है तो इसको भी याद रखना होगा। तो सारे यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। यदि सारे यूनिट्स नहीं पता है तो कभी कभी क्या होता है, इसके विषय में सब कुछ जानते हुए भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, यानी बोर्ड एग्जाम में आ जाए या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ जाए तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसका उत्तर देना होगा और क्या क्या आपको याद रखना होगा। मान जो है आपको याद रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो दे देता है
एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है इसका वैल्यू नहीं पता होता है, बोर्ड एग्जाम में इसका मान ज़्यादातर दे देता है, ठीक है। पेपर में फ्रंट पेज बैक पेज पे जो है दिया रहता है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसका मान जो है आपको याद रखना होगा। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, यह आपको याद रखना अति आवश्यक होगा। अब आइए हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला जानते हैं। डायमेंशन फार्मूला नेक्स्ट पॉइंट है, डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला इसका होता है m-1 t⁴ l-3 a², ठीक है। इसको हम बताए थे क्या, इसके आधार पे यहाँ पे जो ये लिखा गया है तो कूलाम है, तो कूलाम की ये चार्ज का यूनिट होता है, तो चार्ज का जो है AT होता है, तो AT का वर्ग, ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t-2, और यह लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई का डायमेंशन फार्मूला होता है L² हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से। जब इसको हल करेंगे आप, ये कैसे ज्ञात किया जा रहा है, यहाँ से इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये भी आपको बता दिया जा रहा है, जबकि आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो यह हो जाएगा a²t², यहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा m या l और यह l², तो हो जाएगा क्या l³, ठीक है, और यह t-2। अब देखिए यह जो लिखा गया m-1, तो यह ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। यहाँ देखिए l³ है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो t² प्लस इंटू t², तो t⁴ हो जाएगा, ठीक, जो यहाँ लिखा गया है, और a² जो है यह रह जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आधार पे जो है आप MKS सिस्टम में, ठीक है, MKS सिस्टम में आप MKS सिस्टम में यूनिट में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन MKS सिस्टम क्या होगा, इसके आधार पर देखिए यहाँ लिखेंगे किग्रा -1 मीटर-3, किग्रा -1 मीटर-3 2⁴, और ये धारा का है एम्पियर²। तो यह जो है यूनिट होगा, इस यूनिट को भी आपको याद रखना होगा, किग्रा -1 मीटर-3 2⁴ और a²। तो MKS सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको सब याद रखना होगा, ठीक है। यह याद रखेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और इस पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा वो उसमें भी काम में आएगा। अब देखिए दोनों आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। दोनों आवेश जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दोनों आवेश आपको बताया गया कि ये दोनों चार्ज जो है, यह दोनों चार्ज वाई अथवा निर्वात में स्थित है। अब ये दोनों चार्ज वाई और निर्वात के अतिरिक्त एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो। तो जब एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि दोनों आवेश, यदि दोनों आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक
के हो, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब क्या होगा, तो यह बराबर, ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/, यह फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन के आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये इक्वेशन 1 था, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि ये इक्वेशन 1 था तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यह जो आ रहा है इसको यानी यह के आ जा रहा है। अब इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या दिया, इक्वेशन 2 क्या दिया है, इन दोनों इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। यानी के आपको बता दिया गया, ये परावैद्युत माध्यम है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है। तो इसको यह इंसुलेटर होता है, ठीक है। जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आएगा, जहाँ पे के दिया रहेगा, तो यह एक ऐसे माध्यम है, दो चीज याद रखना है, या तो दोनों चार्ज वाय अथवा निर्वात में रहेगा, ठीक है, तो के का मान वाय और निर्वात के लिए 1 होता है। यदि वाय अथवा निर्वात नहीं है, ठीक है, परावैद्युत यानी परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक के होता है, या परावैद्युत जो होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है, डाइलेक्ट्रिक की बात जब आती है तो डाइलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ठीक है। यह जो है इंसुलेटर सब्सटेंस होगा, यानी अचालक पदार्थ होगा, या कोई ऐसा पदार्थ जिसको कुचालक पदार्थ कह सकते हैं आप, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है कुचालक होता है, तो कुचालक पदार्थ जो है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे याद रखिएगा, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया जाए कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे है भी, वर्णन भी किया गया है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया गया है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के इज इक्वल टू 1, सभी परावैद्युत पदार्थ के लिए, सभी परावैद्युत का मतलब क्या होगा, आपको बताया गया, परावैद्युत का मतलब कुचालक पदार्थ, जैसे कांच, कुचालक पदार्थ जैसे कांच हो गया, कागज हो गया, या अन्य इत्यादि सभी परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थ, ठीक है, जैसे यह कांच, कागज इत्यादि के लिए के का मान क्या होगा, के का मान 1 से बड़ा होगा। अब क्या होगा, अब ये तो नहीं पता है, अब उसमें प्रश्न में दिया रहेगा कि उसका परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा,
तो सभी परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थ अगर है, यानी वायु और निर्वात नहीं है, कुचालक पदार्थ है, उसमें जो है दोनों आवेश रखे गए हैं, इनके बीच में कोई दूसरा माध्यम रख दिया गया वायु और निर्वात के अतिरिक्त, तो उसके लिए के का मान जो है सदैव 1 से अधिक होगा, यह याद रखिएगा। इस पर भी छोटे प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसमें धातुओं के लिए जो है क्या होता है, धातुओं के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान जो है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा दिया जा रहा है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, यह है समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यहाँ है, ठीक है। इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखा गया दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी यह क्या है, यह दोनों आवेश को एक ऐसे माध्यम में रखा जा रहा है, यानी यह माध्यम में लगने वाला बल F ऑफ m, यानी माध्यम, दोनों आवेश जब माध्यम में है तो उन पे लगने वाला बल, तो इसको Fm से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो दोनों जो यह फोर्स है, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर भाग कर दिया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं F वेक्टर अपान Fm वेक्टर इज इक्वल टू, भाग करिए, यहाँ रखिए, यह F है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ इंटू R वेक्टर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ R वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यह क्या होगा, हाँ यहाँ देखिए यहाँ के भी है, ठीक है, के है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। जब यह इससे कैंसिल हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, तो इससे जब यह कैंसिल हो जाएगा, यह पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R³ Q1 Q2 अपान R³ से कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा F वेक्टर अपान, इम्प्लाइज दैट F वेक्टर अपान Fm वेक्टर इज इक्वल टू, ये 1/k है, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा k। ये निष्कर्ष आ रहा है F वेक्टर अपान Fm वेक्टर इज इक्वल टू k, या इसको लिख सकते हैं क्या, या F वेक्टर इज इक्वल टू k Fm वेक्टर। तो आप ध्यान दीजिए यह जो है के Fm वेक्टर है, तो यहाँ से भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब देखिए यह इसी के बाद अगला पॉइंट ये था, यहाँ पे इसको प्रूव करके लिख दिया गया। यहाँ पे देखिए जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर R³ है, के जो है, यह जो है बल माध्यम में जो बल है वह यह नीचे हर में आ रहा है, मतलब कि यह सबको कांस्टेंट मान लिया जाए, अर्थात Q1 Q2 ये दोनों चार्ज है, यह चेंज ना हो और इसके बीच की डिस्टेंस भी चेंज ना हो, तो जब वह सब सेम रहेगा तो उस पर बल बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि यह दोनों सेम स्थान, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस वही r रह जाए, इसके बीच बस माध्यम बदल दिया जाए, यानी एक ऐसे परावैद्युत पदार्थ को रखा जाए जिसका परावैद्युतांक k हो, तो इसके कारण उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो घट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भी कांस्टेंट मान लिया जाए, ये वाला जो भाग है ये पूरा कांस्टेंट मान लिया जाए, तो आप लिख सकते हैं कि Fm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, तो देखिए हम लोग अभी देखे हैं कि जो इक्वेशन 2 था, F इज प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² के R³ इंटू R वेक्टर। तो इक्वेशन 2 था। इस इक्वेशन में आपको हम बताएं कि
यह टोटल कांस्टेंट टर्म है, Q1 Q2 R Q और यह सब कांस्टेंट मान लिया जाए, दैट इज Q1 Q2 और उनके बीच जो डिस्टेंस है R वेक्टर, सॉरी यहाँ Q2 ले लिया जाए, यहाँ Q1, यहाँ फोर्स हम बताएं अभी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल का जो परिमाण है वह F है। तो यह जो फोर्स आ रहा है इसमें जब सब कांस्टेंट होगा तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, दोनों तरह से कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो K है ये आपको बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी किस तरह से डिपेंडेंसी है इसकी, हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है, अर्थात कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए तो किस तरह से यह फोर्स जो है किस तरह से इस पर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात K का जो मान है वह अगर बढ़ेगा तो यह घटेगा, यानी इनके बीच ऐसे परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए जिसका मान अधिक हो, ठीक है, तो उसका बल क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मान लीजिए वायु है, तो वायु में जो बल है वह 1/4 पाई F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है। यह वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, यह वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पे यह वेक्टर लिख लीजिएगा। यहाँ पे केवल जो इसका मापांक है, तो यह जो आएगा यदि इसमें K परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसका देखिए यहाँ पे यह भी लिखिएगा, ये माध्यम में F(m) रहेगा, इक्वेशन 2 में यही था। अब जो है ये निष्कर्ष जो निकल रहा है, तो यहाँ पे बताए थे कि Fm बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 K R स्क्वायर ले लिया जाए। अब यह डाउट मत रखिएगा, यहाँ क्यूब लिखे हैं, यहाँ R, तो यह इसका माड ऑफ यानी मापांक है, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे कि यह सेम है, ठीक है, जो यहाँ निष्कर्ष निकला था इससे पहले कि F वेक्टर अपान Fm वेक्टर इज इक्वल टू K, यानी दोनों का अनुपात जो है K है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों आवेशों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो बल का मान क्या होता है, घट जाता है। वायु और निर्वात के अलावा अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो बल का मान जो है घट जाता है। तो यह आप याद रखेंगे। अब जो है इसके स्थान पे जो इक्वेशन 2 है, देखिए इक्वेशन 2 में जो K एप्सिलॉन नॉट है, यानी इसके जगह पे K एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप यूज कर सकते हैं कि K एप्सिलॉन नॉट के जगह हम एप्सिलॉन लिख लें, ठीक है। K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए Fm वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/, देखिए एप्सिलॉन नॉट इसके जगह क्या रखा जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R वेक्टर इंटू R³ इंटू R वेक्टर। यह इक्वेशन 3 कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ एप्सिलॉन क्या है लिख लेंगे, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, वेयर
एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी इंसुलेटर का, ठीक है, इंसुलेटर का जो है या परावैद्युत पदार्थ का परमिटिविटी। इसके पहले एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट था आप वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, और यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ का वैद्युतशीलता है। तो इसमें जो है निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है इसके आधार पे कि आप एप्सिलॉन अपान ये धारा का भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। और देखिए अभी आपको बताया गया था कि इससे पहले वाले में यफ अपान यफ वेक्टर अपान यफ वेक्टर इज इक्वल टू के, ये था। इस निष्कर्ष से इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो अगला पॉइंट जो है आप ये लिख सकते हैं कि यफ वेक्टर अपान यफ वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? इसको के को परावैद्युत पदार्थ को आप इसको परिभाषित कर सकते हैं इसके आधार पे भी। यह क्या है? दो आवेशों के मध्य जब परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, ठीक है, यानी माध्यम दो आवेश माध्यम में किसी माध्यम में हो तो उनके बीच लगने वाले बल, और यह क्या है? निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल। तो दो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य वायु में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा यह जो है किसी दोनों आवेश का मान और उनके बीच की दूरी परिवर्तित न किया जाए तो उनके बीच रखे किसी अन्य माध्यम के कारण लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक कहलाता है। इसके आधार पर एप्सिलॉन क्या है? यहाँ लिखे एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यह जो है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड के। यानी परावैद्युत पदार्थ में पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक कहलाता है, जो यहाँ के लिखा गया है। तो इस क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कूलॉम्स बल पे आधारित न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। इसके लिए जो है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद रखना होगा। धन्यवाद।